अब सिस्टम तो समझ में आ रहा है। सिस्टम क्या है, 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया अपने भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, और उसका फर्स्ट चैप्टर संवैधानिक इतिहास। लिखेंगे कैसी स्टाइल में, टैक्स लगाएंगे और लिखेंगे। टैक्स लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण व इसका विकास, भारतीय संविधान का निर्माण व इसका विकास, व इसका विकास अचानक नहीं हुआ है। अचानक नहीं हुआ है। अचानक नहीं हुआ है, बल्कि अचानक नहीं हुआ है, बल्कि बल्कि ब्रिटिश बल्कि ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान पारित किए गए, पारित किए गए, ब्रिटिश काल के दौरान पारित किए गए नियमों, नियमों, अधिनियमों, नियमों, अधिनियमों, नियमों, अधिनियमों का प्रभाव, का प्रभाव, का प्रभाव भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अतः, जय में, अतः भारतीय संविधान के विकास को, अतः भारतीय संविधान के विकास को समझने के लिए, भारतीय संविधान के विकास को समझने के लिए ब्रिटिशकालीन, ब्रिटिशकालीन, ब्रिटिशकालीन अधिनियमों को समझना, ब्रिटिशकालीन अधिनियमों को समझना, ब्रिटिशकालीन अधिनियमों को समझना आवश्यक है। ब्रिटिशकालीन अधिनियमों को समझना आवश्यक है। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लिखें, सेकंड का मतलब इस तरह डैश लगाएंगे और लिखें ब्रिटिशकालीन अधिनियमों को, ब्रिटिशकालीन अधिनियमों को, अधिनियमों को वर्ष 1858 को, ब्रिटिशकालीन अधिनियमों को वर्ष 1858 को आधार मानते हुए, वर्ष 1858 को आधार मानते हुए दो भागों में, 1858 को आधार मानते हुए दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ए 1858 से पूर्व के, 1858 से पूर्व के अधिनियम
बी 1858 से बाद के अधिनियम ने बिफोर 1858 एंड आफ्टर 1858 को आधार माना है, 1858 को आधार माना है। इसको आधार मानते हुए दो भागों में विभाजित किया गया है, 1858 से पूर्व के और 1858 से बाद के। ठीक है, ए पॉइंट लिखेंगे, ए 1858 से पूर्व के अधिनियम, 1858 से पूर्व के अधिनियम। एक चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, अपने पास इतना टाइम है नहीं है ना, फिजूल की बातें करेंगे नहीं, सीधा मतलब पॉइंट पे, और सिलेबस को हमको कवर करना है और उसमें आपका सहयोग जरूरी है। वीडियो में भी बताया गया है, सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सिलेबस को कंप्लीट करना, और सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 90% तो सिलेक्शन हो ही जाता है ना। तो सिलेबस को कंप्लीट करना केवल और केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आप ये मान के चले गए साहब वो तो सर जी कराएंगे, आपका भी सपोर्ट चाहिए उसमें। आपका सपोर्ट का मतलब ये है कि एक ही बार में चीजें समझ में आ जाए, इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, है ना, पहले से तैयार रखेंगे कि चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तब अपन दोबारा भी बात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव होगा एक ही बार में समझ में आए। ठीक है, ये लिखा है अपन ने 1858 से पूर्व के अधिनियम। ठीक है, जहां डैश लगा के लिखेंगे एक लाइन, इन्हें इन्हें ईस्ट इंडिया, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियम के अधीन अधिनियम कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि 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 इस समय, क्योंकि इस समय भारत के, क्योंकि इस समय भारत की शासन व्यवस्था पर, भारत की शासन व्यवस्था पर ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इस समय भारत की शासन व्यवस्था पर ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। जैसे जैसे नंबर 1 एक्ट 1700, लिखे जाओ सब साथ ही साथ। नंबर 1 एक्ट 1773। नंबर 2 एक्ट 1784, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लिख रहे हैं अपन। नंबर 3 एक्ट 1773, एक्ट 1784, एक्ट 1813, है ना, एक्ट 1813। 3 4 एक्ट 1833। 5 एक्ट 1853। एक्ट 1773, 1784, 1813, 1833 और 1853। ठीक है, हो गया सबका यहां तक। बी, बी 1858 से बाद के अधिनियम, 1858 से बाद के अधिनियम, इन्हें 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 ब्रिटिश सरकार के अधीन, इन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन अधिनियम, ब्रिटिश सरकार के अधीन अधिनियम कहा जाता है।
इन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि 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 एक्ट 1858 से क्योंकि एक्ट 1858 से भारत में एक्ट 1858 से भारत में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, अब अपन ईस्ट इंडिया कंपनी फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, सीधी EIC यूज करेंगे। एक्ट 1858 से भारत में EIC का शासन समाप्त कर दिया गया। एक्ट 1858 से भारत में EIC का शासन समाप्त कर दिया गया एवं ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में प्रारंभ हुआ था। EIC का शासन समाप्त कर दिया गया एवं ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में प्रारंभ हुआ था। जैसे एक्ट 1858 नंबर 1, एक्ट 1858 नंबर 2, एक्ट 1892 नंबर 3, एक्ट 1909 नंबर 4, एक्ट 1919 58, 92, 9, 19 और 5, एक्ट 1935 और 6, एक्ट 1947 1947 एक्ट 1947। ठीक है, 5 उदाहरण है और 6 इधर। अभी तक जो अपन ने लिखा है यहां से एक प्रश्न निकलता है, बस भाई एक प्रश्न लिखें, पहले एक क्वेश्चन लिखें, है ना। ये जो पढ़ा है हमने वो इसलिए पढ़ा है कि इसे एक प्रश्न को करने के लिए, है ना। लाल एक क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के निम्न में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं आता। निम्न में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं आता। एक्ट 1858, बी एक्ट 1909, सी एक्ट 1892 और डी एक्ट 1853। एक तो ये विकल्प, ठीक है, और पहले लिख लें। प्रश्न क्या है, ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं आता, है ना। और ध्यान रखें, अगर किसी प्रश्न में ये शब्द है, और अपन तो जितने भी प्रश्न करेंगे उनमें ये शब्द मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसी लग रहा है कि ये प्रश्न गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, है ना। अगर प्रश्न में ये शब्द आ गया तो ये मान के चले कि ब्रेकर है ना, स्पीड ब्रेकर है, और स्पीड ब्रेकर है तो यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है ना, और फिर वो ठीक तरीके से समझना है कि नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा है तो थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। अच्छा, ये विकल्प है। एक विकल्प और है मिलने वाले, ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न वही है, केवल विकल्प बदले हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
बी मार्ले मिंटो अधिनियम, बी मार्ले मिंटो अधिनियम, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और डी ब्रिट्स इंडिया अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और ब्रिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक, अब पेन बंद करेंगे और एक 10 मिनट की कार्य देखें ना। ये जो पढ़ा है अपन को ये समझना है, और ये समझना क्या है, वो समझ में आए कि नहीं आए, इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए उसका हमें जवाब देना है बस, है ना। ध्यान रखें इस बात का, आपको कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर केवल ये जानना चाहता है कि मैंने जो 150 क्वेश्चन पूछे हैं या 100 क्वेश्चन पूछे हैं या 80 क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से आपको कितने आते हैं। ध्यान रखिए बात, आपको मतलब कितना आता है उससे उसे कतई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ इतना मतलब है कि मैंने जो 80 पूछे हैं उनमें से इसे कितने आते हैं बस, है ना। इसलिए जरूरी है कि हमें भले ही चीजें नहीं आए लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए वो हमको आने चाहिए, बाकी कोई जरूरत है नहीं। अब इतनी बैंक है, बैंकन की मतलब संख्या कितनी है, 14 बैंकों का तभी राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण, 14 6 20 तो संख्या हमारे पास तब भी थी, लेकिन किसी की स्थापना उसने नहीं पूछी, केवल पूछी तो किसकी, नाबार्ड की पूछी। तो उसे मतलब नहीं है कि अन्य बैंकों की डेट आपको स्थापना दिवस याद है या नहीं है, उसे तो केवल ये मतलब है कि नाबार्ड का आपको याद है कि नहीं। क्या ये 2 प्रश्न हमको आने चाहिए। अच्छा, इस प्रश्न को शायद वो नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है। क्यों आसान है, क्योंकि 1858 को हमने क्या माना है, आधार माना है, आधार वर्ष माना है, और 1858 को आधार मान के इन एक्ट को 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो किया है साहब 1858 से पूर्व के, और एक किया है 1858 से बाद के। ठीक है, आधार क्या रहा 1858, तो 1858 से पहले के और 1858 से बाद के। ठीक है, अब 1858 को हमने आधार क्यों माना है, इसका क्या वजह है, इसका वजह यह है कि एक्ट पास किया गया था 1858 वाला, और उस एक्ट में यह व्यवस्था कर दी गई कि भारत में से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। शासन किसके हाथ में रहेगा, सरकार के हाथ में रहेगा। भारत पर शासन करने वाली व्यवस्था है ना, यानी राजा जो है वो राजा को बदल दिया गया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन अब 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। और यहां दोनों अलग अलग चीजें हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग बात है और ब्रिटिश सरकार अलग बात है। ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है और ब्रिटिश एक सरकार है, ब्रिटिश सरकार। खैर, अब चूंकि राजा बदला है तो एज 1858 वर्ष 1858 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आधार बनाया, आधार बना के 2 भागों में विभाजित कर दिया। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताइए कि 1858 से पूर्व, 1858 से पहले भारत पर किसका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो इससे पहले जितने भी अधिनियम होंगे ना वो किसके अधीन अधिनियम माने जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन माने जाएंगे, क्योंकि शासन भी वही कर रही है। ठीक है, 1858 से बाद में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है, नहीं रहा। किसका शासन हो गया, ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। तो जो भी एक्ट होंगे 1858 से बाद की, 1858 प्लस उसके बाद की, वो सभी अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाएंगे। क्लियर ये बात, ठीक है। अब आ जाओ सब, यहां सन दे रखे हैं इन्होंने, ये सन दे रखे, अपन आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में जाने चाहिए। 1858 से बाद में कौन कौन से जा रहे हैं, एक जा रहा है, ठीक है। 1858 से बाद 2 और 18, अब यहां आप कंफ्यूज नहीं हो। पहली बात तो वैसे मैंने ये कहा है आपसे
कि ब्रिटिश सरकार के अधीन अधिनियम कौन कौन से हैं, तो वो 1858 का एवं उसके बाद के। ठीक है, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये भी बी कैटेगरी में जाएगा, यानी बाद में जाएगा, पहली बात। और अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा इसका तो क्लियर पता है ना, 1853 है, जो 1858 से क्या है, पहले का है। इसका मतलब ये किसके अधीन अधिनियम है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियम है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं है, नहीं है तो फिर राइट आंसर इज डी, एक्ट 1853। क्लियर ये बात, तो ये यहां भले ही हमें कंफ्यूजन था, लेकिन उसके बावजूद प्रश्न तो फिर भी लग रहा है, और कंफ्यूजन अब तो दूरी हो गया कि 1858 एवं उसके बाद के सभी अधिनियम किसके अधीन माने जाएंगे, ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाएंगे। तो अगर वो सन देता है, यदि वो सन दे रहा है कि साहब ये एक्ट कब का है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन माने या ब्रिटिश सरकार के अधीन माने, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि किसके अधीन माना जाएगा। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। 1862 कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, कौन से में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए, 1858 से बाद का है। ठीक है, 1853 ए में, ठीक है, 1813 ए में, 1833 ए में, 1909 बी में, क्या दिक्कत है, और 1858 बी में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस अधिनियम को पास किया गया। और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा अधिनियम बना देती कि मेरा शासन समाप्त हो गया, खुद का शासन समाप्त करने के लिए क्या ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, नहीं, वो ब्रिटिश सरकार ही बनाएगी ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, अब शासन किसके हाथ में, अब शासन मेरे हाथ में। तो ये बात तो क्लियर है। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ चीजें लिखी हैं, एक बार जरा बिना देखें, ध्यान देंगे, एक एक करके चीजें समझनी है। भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, भारतीय संविधान बना है, वो अचानक से नहीं बना है, बल्कि उसके पीछे कई देशों के संविधान का हिस्सा है, कई देशों के संविधान का हमने अध्ययन किया है, उसके बाद हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और लेकिन केवल कई देशों नहीं, बल्कि 1600 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत रही थी इंडिया में, इन्होंने जिस तरह से प्रशासन चलाया था भारत का, उसका भी काफी योगदान मिलता है भारतीय संविधान पर। तो हमें अगर देखना है कि भारतीय संविधान का विकास किस तरह हुआ है, तो विकास अचानक नहीं हुआ है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया रही है। और उस लंबी प्रक्रिया में ब्रिटिश काल के दौरान जो भी नियम बनाए गए थे, और ब्रिटिश काल के दौरान का मतलब 1600 से 1947 के बीच में जो जो नियम बनाए गए थे, जिस तरह उन्होंने प्रशासन चलाया था, उसका सीधा सीधा प्रभाव कहां पड़ा है, अपने भारतीय संविधान पर पड़ा है। और इसका एक एग्जांपल भी अपन मान सकते हैं, एक्ट 1935 1935 को तो हमने संविधान में कॉपी कर लिया है, एक्ट 1935 को तो हमने पूरा का पूरा संविधान में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज चले गए 1947 में, और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। तो ये जो 3 साल का ये जो गैप है ना, यहां भारत का शासन किससे चलाया गया था, किस नियमों से चलाया गया था, तब एक्ट 1935 से चलाया गया था। तो एक्ट 1935 स्वयं में एक संविधान है, और उसने हमारे संविधान को प्रभावित किया है। तो अगर हमें भारतीय संविधान का विकास देखना है, तो हमें इस पीरियड में जितने अधिनियम पास हुए हैं ना, उन सबको पहले समझना पड़ेगा, तब वो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब इस पीरियड में कितने अधिनियम पास हुए हैं, उनको हमने कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में बांट दिया है, और आधार बनाया है क्या, एक्ट 1858 को आधार बनाकर 1858 से पूर्व के और 1858 से बाद के। अब पूर्व के कौन कौन से हैं वो लिख लिए, और बाद के कौन कौन से हैं वो लिख लिए। ठीक है, और वहां से जो प्रश्न बनने वाला है उसका हम जवाब दे देंगे। अब एक प्रश्न हमारे पास बच गया, और वो कौन सा है, एक बार इसको देख लें, 1858 से पूर्व के और 1858 से बाद के। पूर्व के अधिनियम क्या नाम देंगे इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियम। और इसमें कौन कौन से रखेंगे, तो 1773, 84, 13, 33 और 53। ठीक है, बी 1858 से बाद के, किसका शासन चालू हो गया, अब ब्रिटिश सरकार का।
तो किसके अधीन माने जाएंगे? ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाएंगे। और इस कैटेगरी में कौन कौन से रखेंगे हम? एक्ट 1858, 1892, 9, 1919, 1935 और 1947, यानी 5 एक्ट तो उधर है और 6 एक्ट इधर है। टोटल 11 अधिनियम हमको पढ़ने हैं। एक एक करके अभी डिटेल में इनको देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो ऊपर से प्रश्न बनेगा वो क्या बन रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं। खैर, इसके बाद ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को तो अपन आराम से हैंडल कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी कहां? इधर। इधर क्या है, उसने नाम दिए हैं, उन्होंने सन नहीं दिया। सन दे देता तो हम तुरंत 1858 से पहले का है कि बाद का है आराम से बता देते, लेकिन यहां आपको पता होना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये कब का है? 1947 का है। ठीक है। मार्ले मिंटो अधिनियम अभी पढ़ेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी, 1909 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 का है। अब ये हमें सन पता चल गया, अब आराम से आंसर दे ले, क्या दिक्कत है? अब तो ये प्रश्न उसी तरह का बन गया ना पहली वाला। तो राइट आंसर इज पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें इनके नाम और पता होना चाहिए, इनके नाम क्या है। तो पहले या कैटेगरी में देख लें कोई नाम है क्या। भारत को स्वतंत्रता मिली इस एक्ट से, कौन से थे? 1947। ठीक है। तो ये कौन सा अधिनियम है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। भारत का शासन 3 साल तक 43 से 50 तक इससे चलाया गया था, तो ये अपना भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है। एक्ट 1909 के समय वायसराय थे मार्ले, है ना, तो उनके नाम पर मार्ले मिंटो, और यहां थे मॉन्टेग्यू, तो उनके नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये तो मार्ले मिंटो है 1909 का, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है 1919 का। तो 3 बातें तो यहां हुई। स्वतंत्रता अधिनियम बताइए 47 का है। शासन अधिनियम 35 का है, क्योंकि इसी से शासन चलाया गया। ये प्रश्न और है, एक बार पूछा भी गया था कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक भारत का शासन किस अधिनियम के तहत चलाया गया था? तो एक्ट 1935 से चलाया गया था, इसीलिए इसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है। ये मार्ले मिंटो है और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्लियर ये बात? तो यहां कितने नाम आ गए अपने पास? 4, 1, 2, 3 और 4। ये 2 नाम तो हमें देखते ही पता चल जाएगा, इनको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये 2 नाम जरा याद रखेंगे। मार्ले मिंटो 1909 का है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का है। ठीक है। तो एक नोट में ये दोनों ने लिख लिया, पहले नोट लगाएंगे। एक्ट 1909 डैश, नोट लगाए के एक्ट 1909 डैश मार्ले मिंटो, एक्ट 1909 डैश मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, और एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्लियर? ये 2 याद करने हैं बस, है ना, वे 2 तो याद हो ही जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और देखें 1858 से पूर्व के, एक तो 73 का है और एक 84, केवल ये 2 नाम ही है बस अपने पास। एक्ट 73 को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और एक्ट 1784 को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। तो ये 2 नाम यहां अपन को तैयार करने हैं, और नोट में 2 नाम और लिखें। एक्ट 1773 डैश रेगुलेटिंग एक्ट, पहले से नोट्स अलग मिलेंगे, है ना, अब की बार थोड़ा अपन और डीप में लेकर चलेंगे चीजों को। एक्ट 1700, हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भाई अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे ना, वो इतना खतरनाक एक्ट नहीं है। काले को अपन अभी अपने एक अधिनियम को डिटेल में पढ़ना है, तो वहां फिर अपन और डीप में जाएंगे। फिलहाल यहाँ सरफेस से जो क्वेश्चन बन रहा है वो कवर करना है। क्या लिखा है? एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट 1784
पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, याद रह जाएंगे। 1858 से पहले के में 2 नाम है और 1858 से बाद के में भी 2 नाम है। जो शेष 2 नाम है वो तो याद से ही है, भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब नंबर 1 लिखें। नंबर 1, नंबर 1 1773 का अधिनियम। पहला अपन यहां से शुरू करें, 1773 का अधिनियम। और भैया जी एक लाइन तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना, और ना ही लिखने की जरूरत है। क्या, किसके अधीन है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। कैसे पता चला आपको? भाई 1773 का है तो यहाँ तो अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो 1858 से पहले जितने भी आएंगे वो सब किसके अधीन माने जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन माने जाएंगे। तो ये बात तो एक अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट फिर भी लिख ले, ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC के अधीन अधिनियम है। फर्स्ट पॉइंट, EIC के अधीन अधिनियम है, ठीक है। एक लाइन और है जो हम जानते ही हैं उसके बारे में, क्या? इसे इसे रेगुलेटिंग एक्ट, नोट में लिखा है ना पहले, इसे रेगुलेटिंग एक्ट, इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसे, अब ये दोनों लाइनें याद करने की आवश्यकता है नहीं, तो दोनों लाइनों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये EIC के अधीन है और इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है साहब। अब जरा ध्यान देंगे इधर, क्यों पास किया गया था ये अधिनियम, उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। 5 मिनट का टाइम लेंगे, 5 मिनट में एक बार समझेंगे, ठीक। 1600 में स्थापना होती है इसकी, ईस्ट इंडिया, और इसको भेज दिया जाता है कहाँ? भारत में। क्या करने के लिए? व्यापार, ठीक है। और व्यापार करने के लिए भेजा जाता है जब, तब इसको एकाधिकार दिया जाता है, मोनोपोली दी जाती है। और एकाधिकार का मतलब है कि भारत में व्यापार के लिए केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकृत है। मतलब भारत में व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो हुआ ये अधिकार। और अगर हम कह रहे हैं कि भारत में व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई दूसरी कंपनी ब्रिटेन से और कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी इंडिया, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसको बोलेंगे एकाधिकार। एक बार दोबारा देखें, क्या ब्रिटेन में एक ही प्राइवेट कंपनी नहीं, कंपनी है, लेकिन केवल EIC को अधिकार दिया गया कि भाई आप इंडिया में जाइए और आप व्यापार करिए, इसको बोलते हैं एकाधिकार। अन्य जो कंपनियां हैं वो बड़ी गुस्से में है कि आपने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा है, मैं भी भारत में हम भी व्यापार करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लाभ कमा रही है भारत में, क्योंकि अकेली कंपनी है, समझ रहेगा, ठीक है। उसी के दौरान क्या होता है कि 1757 का होता है और उसे ये लोग जीत जाते हैं, तो बंगाल पर अधिकार हो जाता है इनका। और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में ये 3 राजाओं को एक साथ हराते हैं और उससे भारत में इनकी स्थापना हो जाती है। और पूरा केवल व्यापार नहीं बल्कि प्रशासन पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अब सोचो, व्यापारी भी वही और सरकार भी वही। ध्यान दिए, जब संबंध का ध्यान दिए, रिलेशन, व्यापारी और सरकार के बीच में रिलेशन उल्टे होते हैं हमेशा, और होने भी चाहिए। अगर इनमें संबंध उल्टे नहीं हुए ना तो जनता को बड़ा लॉस। कैसे समझे? व्यापारी का उद्देश्य है लाभ कमाना,
और सरकार का उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में ये साफ लिखा हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है। हमें एक ऐसा राज्य बनाना है जिसका उद्देश्य है केवल लोगों का कल्याण करना, लाभ कमाना नहीं, जबकि व्यापारियों का उद्देश्य लाभ कमाना है। अब व्यापारी लाभ के चक्कर में और गलत चीजें जनता को देते हैं, है ना, दूध में यूरिया मिलाए और पियो, ज्यादा ज्यादा लाभ मिलेगा, लोग मरेंगे, उससे उनको कोई मतलब। फिर लोग मरेंगे, इससे किसको मतलब है? इसको मतलब है सरकार। सरकार को ये मतलब होना चाहिए, वो तुरंत उस कंपनी पर बैन लगाए, प्रतिबंध लगाए, उन लोगों को जेल में भेजे जो जनता के साथ ऐसा कर रहे हैं। सामान्यतः ये होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। अभी भी कहते हैं ना कि सरकार व्यापारियों की सरकार है, तो कभी कभी व्यापारियों के साथ सरकार की गांठ हो जाती है और फिर व्यापारी धुआंधार लाभ कमाते हैं और सरकार को पैसा पहुंचाते रहते हैं और जनता खत्म होती जाती है। तो एक लोकतंत्र के लिए ये गलत है। क्या अब यहां क्या हो रहा है, यहां तो और ही उल्टा हो गया, व्यापारी भी वही है, सरकार भी वही है। तो अब तो इनका लाभ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। ये दिमाग में बैठ गया है किसके, इन कंपनियों के। अन्य जो कंपनियां, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि भैया एक तो पहले से ही एक कंपनी थी, दूसरा इन्होंने राजनीति पर और अधिकार कर लिया, प्रशासन पर और अधिकार कर लिया, अब तो ये बहुत लाभ कमा रहे हैं। अब ये कंपनियां ब्रिटिश सरकार पर क्या बना रही है, दबाव बना रही है कि भाई हमें भी इंडिया भेजो, हमें भी इंडिया जाने दो, हम भी इंडिया में व्यापार करेंगे। और ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है, ये दबाव बढ़ रहा है। उसी बीच क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक एप्लीकेशन लगाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में, और उसमें वो कहती है कि हमें साहब लोन चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख पाउंड का लोन चाहिए। इन्हें पूछी सब क्यों 1 लाख पाउंड का लोन तुम देंगे? तब इन्होंने कहा लॉस में, हम घाटे में। चलो अखबार अकेले की तो अकेली कंपनी, एक ही कंपनी बेची, ऊपर से राजनीति भी आपके हाथ में, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम लॉस में हैं, है ना। ये गलत है। अब तो कंपनियों को ये और कर गई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर बनाना शुरू कर दिया कि ले अकेली कंपनी भेजी, वो यूं कह रही है कि मैं लॉस। तो फिर चल क्या रहा, हो क्या रहा है, हमें भी इंडिया जाने दीजिए। और वो दबाव जब बढ़ा तब पहला एक्ट पास हुआ, उसका नाम था एक्ट 1773। ये पहला अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम को सिर्फ इसलिए पास किया गया था, इसका उद्देश्य था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना या ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाना, कंट्रोल में लाना ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार भर चुका है। व्यापार में लाभ होना चाहिए लेकिन कंपनी को लाभ नहीं हो रहा, कंपनी का खजाना खाली है लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका खजाना भरा हुआ है। राजस्थान रोडवेज में हो रहा है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वहां भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम घाटे में चला रहे हैं, और कंडक्टर मकान पे मकान बनावट चल जा रहे हैं। क्यों घाटे में कहां है? तुम घाटे में, लेकिन कर्मचारी फायदा में क्यों रहे? इसका मतलब भ्रष्टाचार, है ना। जो पैसा रोडवेज के खाते में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, वो डाइवर्ट हो गया है किधर, कर्मचारियों की खजाने में, है ना। तो ये भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा, और उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल में लाने के लिए पहला अधिनियम पास किया गया। कौन सा? 1773 का अधिनियम। इसलिए इस अधिनियम को क्या कहते हैं हम? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे हम पहुंचे यहां से, और वो पॉइंट क्या था, इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उद्देश्य है क्या, टू रेगुलेट किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो एक अगला पॉइंट लिखेंगे, उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? एक लाइन लिखते, उद्देश्य डैश लाके लिखेंगे, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC को
EIC को नियंत्रण में लाना, EIC को नियंत्रण में लाना, इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे नियंत्रण में लाएंगे, उसके लिए इन्होंने क्या बनाए थे, कुछ नियम बनाए थे, कुछ प्रावधान बनाए थे। इन प्रावधानों से हम ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेंगे, कंट्रोल में लेकर आएंगे। तो प्रावधान लिख के फर्स्ट पॉइंट लिखें, प्रावधान फर्स्ट पॉइंट, इधर ये इंडिया एक्ट 1773 से जस्ट पहले, एक्ट 1773 से जस्ट पहले इंडिया में क्या कंडीशन, तीन एरिया है। एक तो ये कौन सा, ही बंगाल, एक बंबई और एक मद्रास, समझिए ना ध्यान, मद्रास, इनको कहा जाता है प्रेसिडेंसी। इंडिया में कितनी प्रेसिडेंसी है, 3 प्रेसिडेंसी है, बंगाल, बंबई और मद्रास। ठीक है, हर प्रेसिडेंसी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको कहा जाता है गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंबई, गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, जो अपनी अपनी प्रेसिडेंसी को देख रहा है। ठीक है, बंगाल क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी है, सबसे ज्यादा रिच, धनी है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू, राजस्व अंग्रेजों को कहां से मिलता है, बंगाल से मिलता है। वो बंगाल को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को याद करना जरूरी है, और वो व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव यहां बैठे हुए थे इस जगह पर, ये व्यक्ति। ठीक, अब क्या होता है कि 73 का एक्ट जब पास होता है तब ये लोग एक नियम करते हैं, और वो नियम ये है कि बंबई और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसी को बंबई और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन के कंट्रोल में दिया जाता है। पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी अपनी अपनी, लेकिन अब बंगाल प्रेसिडेंसी के इशारों पर चलेंगे बंबई और मद्रास। तो इनको कंट्रोल में कर दिया किसकी, बंगाल के लिए। अब बंगाल के गवर्नर के पास ज्यादा पावर हो गई कि नहीं हो गई, इसके पास ज्यादा पावर हो गई, ज्यादा पावर हो गई, इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था ना, उसको कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब अतिरिक्त शक्तियां दे दी और नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और पहला व्यक्ति जो यहां बैठा था वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहला नियम तो ये किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, यहां बंगाल में कलकत्ता बंगाल के अंडर में था, कलकत्ता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की क्या कर दी, स्थापना कर दी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। सर्वोच्च न्यायालय बना 1774, है ना। और यहां फर्स्ट न्यायाधीश बनाया गया एलिजा इम्प्रेको फर्स्ट न्यायाधीश बनाया। और इसकी नियुक्ति कहां से होगी, इसकी नियुक्ति होगी ब्रिटिश सरकार। इस न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करेगी, कहां से, इंग्लैंड से। ठीक है साहब। अच्छा, इंग्लैंड से इसकी नियुक्ति हो रही है, और इसका काम क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको देखना इसका काम है। और इसकी नियुक्ति कहां से हुई, ब्रिटिश सरकार से।
अब देखिए ना ध्यान से, ये दोनों प्रेसिडेंसी किसके इशारों पर काम करेंगी? बंगाल के। बंगाल किसके इशारों पर काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट का काम बना है उसके इशारों पर। और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठा हुआ है वो किसके इशारों पर काम करेगा? ब्रिटिश सरकार के इशारों पर काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का पूरा प्रशासन किसके इशारों पर काम करेगा? ब्रिटिश सरकार के इशारों पर काम करेगा। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जा रहा है? बाईपास किया जा रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में लाने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए ये एक्ट पास किया गया। तो इतनी बातें तो 3-4 प्रावधान तो यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लिख लें 2 मिनट के अंदर फटाफट। बंबई व मद्रास प्रावधान में फर्स्ट प्रावधान, बंबई व मद्रास, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन, बंगाल के अधीन लाया गया, बंगाल के अधीन लाया गया। नेक्स्ट अगला, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का नाम, बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। अगला, 1774 में, 1774 में कलकत्ता में, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तथा 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 सर एलिजाह इम्प्रे, तथा सर एलिजाह इम्प्रे को, सर एलिजाह इम्प्रे को प्रथम न्यायाधीश, सर एलिजाह इम्प्रे को प्रथम न्यायाधीश बनाया गया, प्रथम न्यायाधीश बनाया गया। लास्ट पॉइंट, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है भाई? रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के प्रथम, व बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, व बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने, वारेन हेस्टिंग बने। ठीक है, ठीक, इन दोनों को बंगाल के अधीन, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहां तक अपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। तब तक एक 2 मिनट में फटाफट जैसे पढ़ दें, है ना, याद नहीं करना है ना, याद नहीं करना है, एक बार नॉर्मल पढ़ लें। ठीक है,